Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके सो हमने अभी तक हम कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल ये सब बायनॉमियल सेंट्रल टेंडेंसी हमने किया। डिस्पर्सन स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस के बारे में हमने थोड़ा सा बात की है ना। और अभी हम कोरिलेशन पे करने लगे थे लेकिन वो हमारे सिलेबस में अभी नहीं आया है इस यूनिट में। सो अभी हम करेंगे ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग शुरू करेंगे। फॉर्मुलेशन एंड टाइप नल हाइपोथेसिस अल्टरनेट हाइपोथेसिस टाइप 1 टाइप 2 एरर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पावर ऑफ द टेस्ट की वैल्यू कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एरर एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल इनके बारे में बात करेंगे। सो विल स्टार्ट टुडे विद दिस हाइपोथेसिस टेस्टिंग राइट। पीछे से आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई डाउट रहा हो तो आप पूछा जा सकता है ना। तो नाउ वी आर कमिंग टू हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसा हम सभी को पता है कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है। हाइपोथेसिस मतलब एक एजम्पशन बनाते हैं हम अपनी रिसर्च के बारे में कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं डिपेंड बेस्ड ऑन योर थ्योरीज एंड द रिसर्चेस दैट हैज बीन डन अर्लियर। सो उनके बेस पे हम लोग करते हैं। तो हाइपोथेसिस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड। Ordinarily, when one talk about hypothesis, one simply means a mere assumption or some supposition to be proved or disproved. या तो वो ठीक होगी, आपकी हाइपोथेसिस राइट होगी या रॉन्ग होगी। दो ही चीजें होंगी कि या तो जो आपने assumption बनाया है, हाइपोथेसिस बनाई है, वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किया आपने सारा और वो करेक्ट आई, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो हाँ, जो आपने सोचा था वैसा नहीं है। ठीक है। But for a researcher, hypothesis is formal question that he intends to resolve. तो क्या है, एक फॉर्मल क्वेश्चन है रिसर्चर के लिए कि जैसे आपने मैंने बोला था लास्ट में हम लेते चले आ रहे हैं एग्जांपल आईक्यू एंड एकेडमिक अचीवमेंट। ठीक है। तो आपने कुछ स्टडीज की और आपको पता लगा कि आईक्यू जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ता है। तो ये हाइपोथेसिस आपकी बन जाएगी। तो हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस हम लिखते हैं जब हमारे रिसर्च में, तो हाइपोथेसिस बनती है उसको हम बोलेंगे कि लाइक देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशनशिप कोरिलेशन बिटवीन आईक्यू एंड एकेडमिक अचीवमेंट। दैट विल बी योर एजम्पशन, क्योंकि आपने आपकी पुरानी स्टडीज में वो आ रहा है। और ये सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। आपकी रिसर्च में क्या आएगा वी डोंट नो, दैट वी विल गेट आफ्टर लाइक कलेक्टिंग डेटा एंड एनालाइजिंग दैट डेटा। सो ये एक चीज रहती है, तो ये हमें ध्यान रखना होता है। तो हाइपोथेसिस कुछ इस तरह की आप कह सकते हैं चीज होती है जहां पे आप एज्यूम करते हैं कि क्या हो सकता है बेस्ड ऑन द प्रीवियस रिसर्चेस। ए एंड ए रिसर्च hypothesis is a predictive statement capable of being tested by scientific methods that relate an independent variable to some dependent variable। तो ये हाइपोथेसिस ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बना लेते हैं। हाइपोथेसिस होगी जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकते हैं जिनके वेरिएबल्स को, और जहां पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे आईक्यू है एंड एकेडमिक अचीवमेंट है, तो हम आईक्यू का इम्पैक्ट एकेडमिक अचीवमेंट पे देख रहे हैं। तो ये आपका आईवी हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। सो अब इन दोनों को असेस किया जा सकता है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिनको हम असेस नहीं कर सकते हैं। तो इट इज ऑलवेज वी टेक, because it is a scientific study, so we take those variables only that we can measure
हमने ये बात शुरुआत में भी डिस्कस की थी व्हेन वी वर लाइक स्टार्टिंग द these classes, right? So we cannot study those things that cannot be measured, right? Then example हम ले लेते हैं एक, इसमें example क्या देते हैं, जैसे student who receive counseling will show a greater increase in creativity than student not receiving counseling. जिनकी counseling हो रही है वो ज्यादा बेहतर देखेंगे, या जिनको जो students who are taking regular classes they will score more, and the person who are not, the people who are not scoring, not attending the class, they will score less. So ये एक hypothesis बना ली गई, जैसे suppose so, or the automobile A is performing as well as mobile automobile 2, है ना? तो अब ये मतलब कोई भी हाइपोथेसिस हो सकती है डिपेंडिंग ऑन योर रिसर्च, क्या आपका रिसर्च क्या है. दीज आर द हाइपोथेसिस कैपेबल ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइड एंड टेस्टेड. तो मैंने बात किया था कि ऑब्जेक्टिवली वेरीफाइबल हो, कि अगर कोई ये बोल रहा है कि आईक्यू अगर बढ़ा हुआ है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगा, तो उसको हमें टेस्ट, वी मस्ट बी एबल टू लाइक मेजर दैट थिंग सो दैट वी कैन कंपेयर. अगर नहीं कर सकते देन रिसर्च पॉसिबल नहीं है. दैट इज द प्री कंडीशन. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइपोथेसिस मस्ट possess द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? हाइपोथेसिस शुड बी क्लियर एंड प्रिसाइज, कि बहुत ही क्लियर साफ टर्म्स में लिखने, कोई एम्बिगुअस टर्म्स नहीं होने चाहिए. इफ द हाइपोथेसिस इज नॉट क्लियर एंड प्रिसाइज द इन्फरेंसेस ड्रॉन ऑन इट्स बेसिस कैन नॉट बी टेकन एज रिलायबल. तो बहुत ही प्रिसाइजली लिखी होनी चाहिए. जैसे हमने पिछले एक बात की थी, ऑपरेशनलाइज्ड डेफिनेशन क्या होती है, ऑपरेशनलाइजेशन क्या होता है. यानी कि अगर आईक्यू आपने लिखा है तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आईक्यू होता क्या है, कैसे मेजर करोगे आप. अगर ऐसा नहीं पता है आपको तो इसको मेजर करना मुश्किल होगा, तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करना भी मुश्किल होगा फिर. सो इट इज काइंड ऑफ, इट शुड बी वेरी क्लियर एंड so that we can compare and we can get a reliable results. Hypothesis should be capable of being tested. ये बात मैंने आपको बोला कि उसको अनटेस्टेबल हाइपोथेसिस ऑफ नो यूज. जब आप चेक ही नहीं कर सकते इनमें रिलेशनशिप है या नहीं है, या कैसे चेक करेंगे, तो बेकार है. तो हाइपोथेसिस ऐसी होनी चाहिए जिसको हम टेस्ट कर सकें. अगर हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो वो हाइपोथेसिस किसी काम की नहीं है, अगर टेस्टेबल नहीं है. और टेस्टेबल कैसे होगी? जब जो भी वेरिएबल्स आप ले रहे हैं वो मेजरेबल हो, जिनको मेजर किया जा सके, कंपेयर किया जा सके, जिनके ऊपर सब कुछ स्टैटिस्टिक्स आप यूज कर सको. Some prior study may be done by researcher in the order to make hypothesis testable. One, a hypothesis is testable if other deduction can be made from it, which in turns can be confirmed or disapproved by the observation. Means ऑब्जर्वेशन मतलब जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहने का मतलब जो रिजल्ट्स आपके पास आ रहे हैं. तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, कि वेरिएबल्स जो भी हैं, जो भी प्रॉब्लम हम ले रहे हैं, वो टेस्टेबल और वेरीफाइबल होनी चाहिए. एंड वी मस्ट बी एबल टू ऑब्जर्व देम, क्वांटिफाई देम, सो दैट वी कैन कंपेयर, we can use statistics to verify our hypothesis. So that is the prerequisite. Hypothesis should state relationship between variables if it happens to be relational hypothesis, है ना. अब एक क्या है रिलेशनल हाइपोथेसिस, जैसे हमने बताया कि आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या कहते हैं, रिलेशनशिप होता है कि आईक्यू बढ़ता है, अगर एक चीज बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रहा है, एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ रहा है. सो दैट इज क्या है, ये आप क्या कर रहे हैं आ, कि आप एक दिशा बता रहे हैं कि आईक्यू बढ़ेगा तो आपका एकेडमिक अचीवमेंट भी बढ़ेगा. सो दैट इज, आप कह सकते हैं रिलेशनल हाइपोथेसिस. सो एक आइडिया आपके पास में है, उसके बेस पे आप कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, है ना. दूसरा होता है कि आपको नहीं पता है कि आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है. तो इट इज बेटर टू से मेक ए नल हाइपोथेसिस, H0 इसको हम बोलते हैं, कि देर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन IQ and academic achievement, though we know. So that is why we are making
डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, अगर हमारे हमको पता ही नहीं है कि इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, कभी किसी ने पता ही नहीं किया, या हमें पता नहीं है कि कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, देन वी कैन मेक नल हाइपोथेसिस, वो हम आगे बात करेंगे। तो हाइपोथेसिस शुड स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इफ इट हैपेंस टू बी रिलेशनल हाइपोथेसिस, यानी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या, आप ऐसा लिख सकते हैं कि IQ is like related to academic achievement. If IQ, like when IQ यानी कि independent variable increases, then the जो परफॉर्मेंस है, एकेडमिक अचीवमेंट है, दैट विल आल्सो इंक्रीज, तो दैट इज ए रिलेशनल वन। हैज शुड बी लिमिटेड इन स्कोप एंड मस्ट बी स्पेसिफिक, तो बहुत ही स्पेसिफिक होनी चाहिए, है ना, कि अब जब आप ये बोल रहे हैं IQ यानी कि इंटेलिजेंस कोसेंट, तो आप इसको असेस करते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कहें पीपल हु हैव हाई इंटेलिजेंस, लाइक पीपल हैविंग गुड इंटेलिजेंस, IQ नहीं बोल रहे हैं, IQ इज ए नंबर, बट हम सिर्फ जब इंटेलिजेंस बोल रहे हैं तो इंटेलिजेंस हम मेजर कैसे करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर IQ इज ए स्कोर, इंटेलिजेंस इज व्हेन वी से कि समवन इज इंटेलिजेंट, तो अगर हम करें कि इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू समथिंग और समथिंग नॉट, तो क्या होगा कि भाई आपको बताना पड़ेगा, कि बहुत ही स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हम IQ निकाल रहे हैं, और IQ, क्योंकि IQ को असेस करने के टूल्स हमारे पास हैं, तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, वेग नहीं होनी चाहिए। रिसर्चर मस्ट रिमेंबर दैट नैरोअर hypotheses are generally more testable and he should develop such hypothesis। narrower means बहुत ही स्पेसिफिक, कि ये हमारा एक वेरिएबल है, ये हमारा दूसरा वेरिएबल है, इनके वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 के बीच में, यानी इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ये रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई भी रिलेशनशिप हम बोलना चाहते हैं, तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, इन जनरल नहीं होना चाहिए कि हम बोल दें कि दिल्ली के स्टूडेंट्स जो है वो खराब परफॉर्म करते हैं, और यूपी के स्टूडेंट्स हैं वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इसको परफॉर्म कर, तो उसकी भी आप कैसे पता करोगे कि उसकी परफॉर्मेंस खराब है, या उनको एबिलिटी, वो फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं प्रॉपर, इसकी वजह से उनकी उनकी परफॉर्मेंस खराब हो रही है। सो दैट इज शुड बी, मतलब टेस्टेबल एंड बहुत ही वेग नहीं होनी चाहिए, है ना। सिंपली हमें सीधा स्पेसिफिक बात करनी होती है जब हम रिसर्च की बात करते हैं, ठीक है। देन हम आते हैं इन अदर वर्ड्स, हाँ, मस्ट बी, हाँ कहाँ गया, स्पेसिफिक, ये रिसर्चर हो गया। नेक्स्ट वन, ये हाइपोथेसिस शुड बी स्टेटेड एज फार एज पॉसिबल इन मोस्ट सिंपल टर्म, सो दैट द सेम इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ऑल कंसर्न। मान लिया आपने रिसर्च किया तो बहुत ही सिंपल टर्म में, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना के लिखेंगे तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा उस दूसरों को समझाना। यानी कि जो आपने लिखा है अपने रिसर्च में हाइपोथेसिस, अगर कोई और भी उसको देखता है तो आपको उसको वो समझ में आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ना समझ में आए, कि आप उसका मतलब कुछ और निकाल रहे हैं, मैं देख रहा हूं तो कुछ और निकाल रहा हूं, तो सिंपल टर्म्स में होनी चाहिए, तो जो भी उससे रिलेटेड लोग हैं उनको प्रॉपरली वो समझ में आए जब वो पढ़े। बट वन मस्ट रिमेंबर दैट सिंपलिसिटी ऑफ द हाइपोथेसिस हैज नथिंग टू डू विद सिग्निफिकेंस। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अगर बहुत ही सिंपल लिख दिया तो बहुत ही सिग्निफिकेंट हो गया वो सिग्निफिकेंट तो वेरिएबल पे और आप क्या स्टडी कर रहे हैं वो डिसाइड करेगा, है ना, बाकी चीजें नहीं डिसाइड करेंगे। हाइपोथेसिस शुड बी कंसिस्टेंट विद मोस्ट नोन फैक्ट्स, इट मस्ट बी कंसिस्टेंट विद सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। यानी कि जैसे IQ और एकेडमिक अचीवमेंट की हम बात कर रहे थे, तो हम हमें पता है जिसका IQ ज्यादा होगा उसकी एकेडमिक अचीवमेंट भी ज्यादा होगी, लेकिन अदर फैक्टर्स भी हैं जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं पर्सन को। तो जो हमारी जो हाइपोथेसिस है वो किसी बेस पे होनी चाहिए, जैसे हम रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, यानी जो प्रीवियस स्टडीज हैं। सपोज आपने कोई एक रिसर्च करना शुरू किया या करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम आप ये होता है कि उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्चेस आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर ढूंढते हैं और स्टडी करते हैं कि लोगों ने क्या काम किया है, कैसे काम किया है, उनके रिजल्ट्स क्या आए हैं, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया कि कैसे इसमें इस टॉपिक पे मुझे कैसे काम करना है। तो यहीं से आपका यही वही होता है, आपका जो फैक्ट्स और जो सब्सटेंशियल बॉडी ऑफ नॉलेज आप जो अवेलेबल है, वहां से आपको ये मिल सकता है या मिलता है, ठीक है।
Then, in other words, it should be one which judges accept as being the most likely. So, in other words, it should be one which judges accept as being द मोस्ट लाइकली, यानी कि जो जब दूसरे लोग उसको देखते हैं तो वो सबसे मोस्ट लाइकली क्या कहते हैं हाइपोथेसिस होनी चाहिए, जो सब लोग जिसको एक्सेप्ट करें या कर सकें, ठीक है। और वो तभी होगा जब सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बेस्ड ऑन द फैक्ट होगी। हाइपोथेसिस शुड बी एमेनेबल टू टेस्टिंग विद इन ए रीजनेबल टाइम। अब ऐसा होना चाहिए भी टाइम, जैसे मैंने बोला कि टाइम लिमिट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइम लिमिट इंपॉर्टेंट है, अगर टाइम हम नहीं कंसीडर करेंगे, हमने कोई ऐसा वेरिएबल या ऐसी चीजें ले ली जो आपका क्या कहते हैं जिनको आप क्या टेस्ट ही नहीं कर सकते हैं। एक आपकी पीएचडी, सपोज आपने पीएचडी ही ले लिया, पीएचडी में मैक्सिमम टाइम आपके पास 5 इयर्स है, और वो काम जो आपने ले लिया वो है 15 इयर्स का। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। व्हेन व्हाटएवर हाइपोथेसिस यू आर टेकिंग, दैट शुड बी कंप्लीटेड इन रीजनेबल टाइम इन लाइक इन एकेडमिक environment like PhD, so that you have to complete it in at minimum maximum 5 years. Similarly, if you are doing your MPhil clinical psychology, so you have to complete it in 6 months and last 6 months, because that is the time period designated for your research. So we have to consider these things also. One should not use an excellent hypothesis if the same cannot be tested. आप कितनी भी अच्छी hypothesis हो, जब आप उसको क्या कहते हैं टेस्ट नहीं कर सकते तो, और एक टाइम लिमिट में, तो बेकार है वो आपके लिए, बिकॉज आपका डेटा कलेक्शन नहीं होगा, आप कभी काम नहीं कर पाएंगे पूरी तरीके से। আপনাদের পাড়ায় এমন কিছু কিছু অতি টাইপের মানে মহিলা আছে যারা অত্যন্ত অভদ্র এবং आप अपना माइक बंद कर दिए। एमजी क्या नाम है इनका? एमजी, प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। यस सर। ओके। And then hypothesis must explain the fact that gave rise to the need of explanation. अब hypothesis क्या है कि अब भाई दूसरी अब जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे, I was telling that hypothesis should be based on previous researches, right? जो भी लिटरेचर रिव्यू आपने किया, जो थ्योरीज आपने पढ़ी, बट इसका मतलब ये नहीं कि सेम चीज यू आर डूइंग, राइट? सो दैट वी हैव टू लाइक टेक केयर ऑफ कि वहां पे जो गैप है, सपोज सपोज आईक्यू जो हमने बात किया था, आईक्यू एंड एकेडमिक अचीवमेंट का रिसर्च हुआ इन कहा हुआ, सपोज यूएस में। सो अब यूएस में देखा गया कि द पीपल हैविंग गुड आईक्यू आल्सो हैव गुड एकेडमिक स्कोर, राइट? इफ दैट इज इंक्रीजिंग, दिस इज आल्सो इंक्रीजिंग। बट एंड यूके में फर्दर स्टडी हुई, वहां पे भी यही आया। And then suppose in some other country, suppose Nepal and Bangladesh, there also they found the same thing. So now it is time to test क्या ये relationship हमें इंडिया में भी देखने को मिलेगा? So that is the gap, because these studies have been done on different population. So we are trying to do this study in India. So that is why we are like uh, taken this topic. So that was the gap. यूएस में हुआ, यूके में हुआ, एशियन कंट्रीज में, अदर एशियन कंट्रीज में, पर इंडिया में नहीं हुआ। तो इंडिया की पॉपुलेशन कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसके लिए हम ये रिसर्च करें। तो दैट वाज द गैप एंड वी आर फिलिंग इट। सो दिस इज व्हाट लाइक जो एक्सप्लेनेशन हमें चाहिए कि यार जो चीजों के बारे में रिसर्च नहीं हुआ, जहाँ पे गैप है, वो उससे रिलेटेड हम लोग हाइपोथेसिस लेते हैं या उस पर काम करते हैं। ये मतलब वो टॉपिक लेते हैं हाइपोथेसिस, तो उसके बाद आता है। This means that by using the hypothesis plus other known and accept generalization, one should be able to deduce the original problem condition। कि भाई आप करना क्या चाहते हो, बाकी लोगों ने जो किया है, जो वेल स्टैब्लिश है, उसी को रिपीट थोड़ी करेंगे। तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं तो ये, तो हमारा रिसर्च ऐसा होना चाहिए जो किसी ना किसी रूप में हमें सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करे। तो सपोज आप अदर डिफरेंट कंट्रीज में हुआ था, तो you started doing that thing in India so that we can check is it useful for Indian population also or not. So that is why we try to fill that gap जो यहाँ पे रिसर्च नहीं हुआ, ठीक है।
Thus, hypothesis must actually explain what it claims to explain. It should have empirical references. तो हाइपोथेसिस जो कहना चाह रही वो उसमें ऐसा ना हो कि वो एम्बिगुअस हो और आप कहना कुछ चाह रहे हैं और निकल के कुछ और आ रहा है, ऐसा होगा तो फिर वो अच्छी हाइपोथेसिस नहीं मानी जाएगी। वो टोटली एम्पिरिकल होनी चाहिए और प्रॉपरली आप ये कह सकते हैं पूरी तरीके से अंडरस्टैंडेबल और बेस्ड ऑन फैक्ट्स होनी चाहिए, जो हम ऑलरेडी पहले भी बात कर चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट कंसर्निंग टेस्टिंग एंड हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस मैंने आपको बताया, व्हेन यू आर नॉट अवेयर देन कि व्हाट इज द रिलेशनशिप, यू गो फॉर द नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करते हैं हम H0 से और हाइपोथेसिस को हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस को करते हैं H1 से लिखते हैं। तो इन इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स द टर्म hypothesis usually refers to a general statement or default position that there is no relationship between two measured phenomena or no difference among groups। ये हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में लिखते हैं। अब इसके रीजन क्या होते हैं? एक तो ये कि हमें नहीं पता क्या रिलेशनशिप है, दूसरा ये है कि अगर हम पहले से ही एज्यूम कर लेंगे कि वेरिएबल ए एंड वेरिएबल बी बोथ आर रिलेटेड, कि एक बढ़े दो में पॉजिटिव कोरिलेशन है, अगर हमने ये मान लिया तो जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे तो हमारे बायस्ड होने की चांसेस कम हो ज्यादा होंगे। और जब हम ये मान लेंगे हमें पता ही नहीं है क्या रिलेशनशिप है, तो हमारे बायस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस is the hypothesis used in the hypothesis testing that is contrary to the null hypothesis। So अब क्या हुआ, नल हाइपोथेसिस S0 होती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को हम H1 H2 जितनी भी हाइपोथेसिस है इस तरह से हम लिख देते हैं। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस का अपोजिट होता है, इसने बोला कि IQ और एकेडमिक अचीवमेंट में नो रिलेशनशिप, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन दीज वेरिएबल। ये बोलेगा कि IQ एंड अचीवमेंट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड, कि यानी एक बढ़ेगा तो दूसरे बढ़ेंगे। S2 बोल सकती है कि एक IQ एंड एकेडमिक अचीवमेंट आर नेगेटिवली कोरिलेटेड। तो ये इनको हम नल हाइपोथेसिस बोलते हैं, जो डायरेक्शंस को बताती हैं। एंड जो आपका ये नल अल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है वो डायरेक्शनल होती है, एक बताती है कि भाई इसके बीच में ये रिलेशनशिप होगा। It is usually taken to be that the observation or the result of the real effect, है ना? And alternative hypothesis is one in which a difference between two or more variable is anticipated by the research, कि भाई यहाँ पे relationship होगा positive को negative correlation या whatever it is, and that is observed pattern of data is not due to a chance or occurrence। So हम ये मान के चलते हैं कि ये इसमें चांस की बाई चांस ऐसा डिफरेंस नहीं है और इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, ऑब्जर्व किया गया है, तो वो हम अल्टरनेट हाइपोथेसिस में रखते हैं जो मैंने आपको बताया। Then alternative hypothesis is usually the one which one wishes to prove and the null hypothesis is the one which one wishes to disapprove। कि भाई नल जो आपके अल्टरनेट हाइपोथेसिस है जिसको हम H1 बोल रहे थे, वो प्रूफ करना चाहती है कि भाई कि वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 में रिलेशनशिप है, और नल हाइपोथेसिस क्या कहती है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 में कोई रिलेशनशिप है ही नहीं, तो वो डिसअप्रूव करना चाहती है एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। और नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो रिलेशनशिप को प्रूव करना चाहते हैं। दस नल हाइपोथेसिस रिप्रेजेंट द हाइपोथेसिस वी आर ट्राइंग टू रिजेक्ट। तो हम क्या करेंगे भाई, कोई रिलेशनशिप नहीं है, हम तो रिलेशनशिप के लिए काम कर रहे हैं कि भाई किसी तरीके से जो हम आए उसमें हम देखना चाहते हैं किस तरह का रिलेशनशिप है। तो जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्चर है उसका गोल क्या होता है कि उसकी रिसर्च तभी लाइक कुछ मीनिंगफुल होगी जब हाइपोथेसिस जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाए, यानी कि ये ना आए कि दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, उनके बीच में कोई रिलेशनशिप आएगा तो वो हमें कुछ आइडिया कुछ नई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करेगा। एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर रिप्रेजेंट्स ऑल अदर पॉसिबिलिटीज। तो नल हाइपोथेसिस कहता है कोई नहीं है, अल्टरनेट हाइपोथेसिस बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि देयर इज रिलेशनशिप। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन नल हाइपोथेसिस एंड द आप कह सकते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस में।
नाउ वी आर कमिंग टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। कोई क्वेश्चन है अभी तक तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ आइडिया है व्हाट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, देन आल्सो यू कैन टेल मी, यू कैन कंट्रीब्यूट। ये थ्योरेटिकल है सारा सर, कोई ग्राफिक में नहीं है। अब इसमें ग्राफिक थोड़ी होगा कुछ सर, जो जहां जहां पे आएगा वो हाँ, बताऊंगा मैं। अब लेवल ऑफ ओके ओके, सिग्निफिकेंस में आएगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आएगा ग्राफिकल थोड़ा सा, है ना। ओके सर, जी 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 जी। तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मैं बता चुका हूँ एक्चुअली, है ना। अब मैं आपको थोड़ा सा इस कॉन्टेक्स्ट में बता देता हूँ। तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इट ऑलवेज सम percent, usually 5%, which should be chosen with great care, thought and reason. In case we take the significance level at 5%, then the implies that H0 will be rejected. When the sampling results, yani observed evidences, has less than 0.05 probability of occurring if H0 is true. ठीक है। In other words, the 5% level of the significance means the researcher is willing to take as much as 5% of risk of rejecting the null hypothesis when n hypothesis happens to be true. Thus, the significance level is the maximum value of the probability of rejecting H0 when it is true, is usually determined in advance before testing the hypothesis. So, अब एक चीज जो मुझे आपको समझानी है, बतानी है, वो ये, हमने बात की थी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व की, ठीक है। और हमने ये बात किया था कि इसका मीन मीडियन मोड सेंटर में होता है और मैक्सिमम 95% जो हमारी पॉपुलेशन पड़ती है वो पड़ती है ±2 सिग्मा के बीच में, और ये हमारे एक्सट्रीम स्कोर्स होते हैं। ये हमने बात की थी, यही तो बात की थी, याद है। जी और जी जी जी। और हम मान लेते हैं कि 95% लोग इस एरिया के अंदर पढ़ते हैं, ठीक। तो अब जब हमने हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, ये सिर्फ वही बात कर रहा है जो ये बोल लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये कह रहे हैं कि 5% रिस्क ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट H0 हैपेंस टू बी ट्रू। तो अब हम चाहते हैं कि अगर नल हाइपोथेसिस हमारी जो हमने बनाई है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन IQ, जो इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं, एंड एकेडमिक अचीवमेंट, ये हमने बनाई थी, ठीक है। अगर हमारी नल हाइपोथेसिस सही होनी है तो जो हमारा रिजल्ट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस से आएगा, अगर वो यहां पे आता है, इन एक्सट्रीम स्कोर्स में आता है, तो क्या होगा। अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या होगा, तब प्रॉब्लम ये होगी कि भाई ये इनको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है। तो हम 5% का मार्जिन लेके चलते हैं जब हम कोई रिसर्च करते हैं, उसी को हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। तो अब एक बार मैं फिर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह हर रिसर्च में आएगा। तो अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं। अब स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, एक स्कोर आता है, वो स्कोर हमारा एक्सट्रीम स्कोर्स में आ रहा है या ±3 सिग्मा के बीच का आ रहा है, जहां पे ज्यादातर लोगों का आता है, ये हमें चेक करना होता है। अगर मान लिया कोई स्कोर आया 10 और वो 10 जो स्कोर है वो आता है यहाँ पे, 10 स्कोर वाले लोग यहाँ पे आ रहे हैं या यहाँ पे आ रहे हैं, दोनों में से एक्सट्रीम से, यानी हायर साइड में या लोअर साइड में, यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, तो इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं होगा। अगर हमारे जो रिजल्ट्स आएंगे, जो वो रिजल्ट्स अगर इस पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं एक्सट्रीम स्कोर्स में, तो नहीं आते। जैसे मैंने बोला कि मैक्सिमम पॉपुलेशन 95% यहाँ पे पड़ती है और हमारा स्कोर जो आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, तो हम इसको जनरलाइज नहीं कर सकते कि ये एक्सट्रीम स्कोर हमारी पॉपुलेशन को, जो हम सैंपल से उसको जनरलाइज करते हैं, वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो स्कोर एक्सट्रीम स्कोर्स हैं। ये हमने आइटम एनालिसिस और आइटम को कैसे डिस्क्रिमिनेट करते हैं, कैसे रिलायबिलिटी वैलिडिटी करते हैं, वहां पे भी बताई थी आपको। तो इट इज ऑलवेज सम परसेंटेज, है ना, विच शुड बी चूजन विद ग्रेट केयर, थॉट एंड रीजन।
इन केस वी टेक द सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ 5%, 5% का मतलब हो गया कि हमारे 5% चांसेस हैं कि हम गलत हो सकते हैं, 95% हम सही हैं, होने के चांसेस, सही होने के चांसेस हैं। देन दिस इंप्लाइज दैट H0 विल बी रिजेक्टेड व्हेन द सैंपलिंग रिजल्ट, यानी जो आपने सैंपल लिया उसका जो रिजल्ट आया हैज ए लेस देन 0.005 प्रोबेबिलिटी। अगर 0.005 की प्रोबेबिलिटी है उसके होने की, है ना, तो H0 is 2, यानी जैसे मैंने बोला स्कोर जो आया, अगर वो स्कोर यहाँ पे आया है एक्सट्रीम स्कोर्स में या इस तरफ में आया है, तो अगर वो यहाँ पे आया है तो उसके 0.05% ही चांसेस है ना, कि लेवल एट 5% यानी 0.500, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है। तो 0.5% ही चांसेस हैं कि वो जो है हमारा क्या कहते हैं, हमारी जो रिजल्ट आया है, मतलब कि अगर हम हाइपोथेसिस को हम 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल के साथ में, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंस लेवल एट 5%, देन द इम्प्लाइज दैट H0 will be rejected and when the sampling result like occurring in, अगर सैंपलिंग का रिजल्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है तो H1 हमारी रिजेक्ट हो जाएगी। H1 रिजेक्ट, H1 क्या है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब H1 रिजेक्ट हो जाएगी तो जैसे मैंने बोला था कि H0 रिजेक्ट हो जाएगी तो H1 या H2 जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर H1 मींस कि there is no relationship is true, then then the hypothesis that is alternate कि there is relationship वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर H1 रिजेक्ट होगी यानी नल हाइपोथेसिस अगर रिजेक्ट होगी तो अल्टरनेट एक्सेप्ट होगी। अगर जो आपकी नल हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट हो जाएगी कि देयर इज नो रिलेशनशिप, तो अल्टरनेट वाली रिजेक्ट हो जाएंगी। सो अगर हम, तो ये सारा खेल होता है प्रोबेबिलिटीज का और कॉन्फिडेंस लेवल का, ये हम स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करते हैं और हमें पता लगता है, और कॉन्फिडेंस लेवल, उस कॉन्फिडेंस लेवल पे हम देखते हैं। तो यूजुअली जो ज्यादातर यूज होता है 0.05 दैट इज 5% वाला हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करते हैं। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? अगर नहीं आ रही है तो क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होंगी तो आपको बताना पड़ेगा, तो मैं और अगर एग्जांपल्स और चीजों के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है आप लोगों को? सर अभी तो जी लग सर, रहा है क्लियर है। लेकिन चलो थोड़ा अच्छी सा बात। एग्जाम्पल मिल जाए तो थोड़ा सा इजी रहता है सर हमारे लिए। सर एग्जांपल ही बताया मैंने, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, है ना, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ सारे लोगों एक्चुअली को। सर स्टैटिस्टिक्स तो सुन के ही डर लगता है ना, तो ये थोड़ा नहीं सा मुश्किल है। नहीं, बहुत ही मुश्किल नहीं है, समझना है सिर्फ। मैं इसीलिए अगर सारी क्लासेस आपने अटेंड की हैं, कर रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं सारा बेसिक, बहुत ही बेसिक लेवल पे समझा रहा हूँ, है ना, जी तो समझ में जी आना सर। चाहिए। नहीं फिर भी नहीं आता है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जी सर, तो थैंक यू सर। जो भी नहीं समझ में आता है यू कैन आस्क इन दिस क्लास और फर्दर क्लासेस। अगर दोबारा से आप पढ़ने नहीं समझ में आ रहा है, यू कैन कम बैक एंड आस्क इन द क्लास, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, मैं एग्जांपल एक बार फिर से दे लेता हूँ, ठीक है। मैंने आपको पहले जब प्रोबेबिलिटी कर्व पढ़ाया तो बता दिया कि ये सारा खेल होता है +-3 सिग्मा के बीच में। ये सारे हम मान के चलते हैं ये एरिया +-3 सिग्मा में डिवाइडेड है। यहाँ पे आपका मीन, मीडियन, मोड है ना, मोड एंड मीडियन है, और ज्यादातर पॉपुलेशन सेंटर में होती है। एक्सट्रीम स्कोर्स, यहाँ तक एक्सट्रीम स्कोर्स जो है वो यहाँ पे होते हैं, और मैक्सिमम पॉपुलेशन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इनको हम छोड़ दें तो ये 95% पॉपुलेशन होती है, चाहे वो सैंपल या पॉपुलेशन है, तो मैक्सिमम लोग 95% लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है वो क्या कहती है? वो ये कहती है कि देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यही तो बोलती है। क्लियर है? ये इतना क्लियर है, नहीं क्लियर है? सर जी जी। ठीक। तो अब एग्जाम्पल में हम समझते हैं कि जैसे आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट की हम बात कर रहे थे, ठीक। तो हमने ये कहा कि आईक्यू और एकेडमिक अचीवमेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये हमारी क्या हो गई H0, यानी कि
नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इतना क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप, हाँ जी ना सर। में जवाब, है ना? जी। अब H1 क्या बोलती है? H1 ये बोल रही है, या अल्टरनेट हाइपोथेसिस ये बोल रही है कि IQ जब इंक्रीज होता है तो एकेडमिक अचीवमेंट भी इंक्रीज होता है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारी ये बोल रही है। ठीक है, क्लियर? इतना क्लियर है? जी। और हमें ये पता है कि एक्सट्रीम स्कोर्स जो हैं वो यहाँ पे आते हैं। एक्सट्रीम स्कोर्स कहाँ पे आते हैं? यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं। और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सेंटर में, ये 95% यहाँ सेंटर में है। ठीक है, अब हमने स्टैटिस्टिकल टूल यूज करके हाइपोथेसिस टेस्टिंग की, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हमने टेस्ट किया और हमने पाया, जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की, वो हमने पाया कि हमारे जो इसके स्कोर्स आ रहे हैं, यानी कि नल हाइपोथेसिस के जो स्कोर्स आ रहे हैं वो यहाँ कहीं पे आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? इस एरिया में आ रहे हैं, इधर आ रहे हैं, इस एरिया में आ रहे हैं और इस एरिया में आ रहे हैं। तो ये कौन से स्कोर्स हुए? पॉजिटिव। नहीं सर, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम, हाइपोथेसिस। पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। दोनों क्या हुए? दोनों एक्सट्रीम स्कोर्स हुए। 95% के बारे में नहीं बता रहे हैं ये, इस 5% इन 5% के बारे में बता रहे हैं। ओके ओके। तो जब इनके बारे में बता रहे हैं तो हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मतलब इसको ये जो हमारी मेन पॉपुलेशन है इसको ये रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये स्कोर यहाँ आ रहे हैं और यहाँ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तब हम हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, कि भाई कोई रिलेशनशिप इसमें नहीं है। तो अगर नहीं है, मतलब IQ और इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है और इसका जो स्कोर आ रहा है वो एक्सट्रीम स्कोर है, तो हम इसको इसके लिए जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इसमें कोई रिलेशनशिप नहीं है, H1 कह रहा है कि रिलेशनशिप है। तो अगर एक्सट्रीम स्कोर्स आ रहे हैं हमारे, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई। अब जब ये रिजेक्ट हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली H1 की देयर इज रिलेशनशिप वो एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर ये H1 रिजेक्ट हो जाएगी तो नल हाइपोथेसिस की रिलेशनशिप क्या कहते हैं, नहीं है, ये आ रहा है ना? तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में कि नहीं है? जी सर। जी सर। नहीं ऐसे मत बोलो, अगर नहीं आ रही है तो मैं फिर बताऊंगा। बोलो। नहीं ठीक है सर। भाई अगर हम कह रहे हैं कि अब मान लिया कि अनिल जी है ना, हम ये कह रहे हैं कि अनिल जी घर में हैं, तो दो बिल्कुल सिंपल सा ले लेते हैं, बहुत ही बचकाना सा है बट अगेन, कि अगर अनिल जी ये बोल रहे हैं, अनिल जल के घर पे मैंने पूछा कि अनिल जी घर पे है या नहीं है, ठीक है? तो अगर या तो अनिल जी घर पे हैं या फिर नहीं है, नहीं सर। है ना? अब इसको अगर नल हाइपोथेसिस के तौर पे अगर हम समझें कि हमें पता नहीं है कि अनिल जी हैं कि नहीं है, एक सिंपल सा ऐसे ले लेते हैं कि H1 क्या हो गया? वी डोंट नो, है ना? वी डोंट नो कि ये है या नहीं है। ठीक, और H1 क्या हो गया? कि अनिल जी अपने बेडरूम में है। ये हम मान के ये हमने अल्टरनेट हाइपोथेसिस बनाई। तो जी अगर जी जी। अगर अगर हम ये कहते हैं कि अनिल जी अपने बेडरूम में है, मतलब ये वी डोंट नो कि बेडरूम में है कि नहीं है, ठीक है? अब इसमें से एक ही बात तो सही हो सकती है, अगर ये सच निकल आए, किसी तरह से हमें पता लग जाए कि जो क्या कहते हैं, अनिल जी घर पे है नहीं, है ही नहीं, तो ये अपने बेडरूम में नहीं है, तो H1 मतलब क्या होगा? मतलब इस तरह से, एक मिनट फिर से बनाते हैं, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा सा, है ना? नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। सबसे पहली चीज, एक तो H1 कि हमें नहीं पता है कि अनिल जी घर पे है ना, है या नहीं है, वी डोंट नो, है ना? एक हो गया वी डोंट नो।
H1 क्या हो गया, अनिल जी घर पर हैं, ठीक है। H2 क्या हो गया, अनिल जी बेडरूम में हैं अपने, ठीक है। तो अगर अगर किसी अगर ये नल हाइपोथेसिस है, ठीक है। अब इस नल हाइपोथेसिस में अगर हम ये प्रूव कर दें, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि अनिल जी घर पे नहीं है, तो क्या होगा, ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगी। भाई इसकी तो पॉसिबिलिटी खत्म हो गई, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शनल है और ये कह रही है कि है और बेडरूम में है। अगर ये आ जाए, अगर H1 सच हो जाए कि अनिल जी घर पे, हमें पता है नहीं पता है, और हमें ये पता लग गया कि अनिल जी घर पे है ही नहीं, तो ये डिसअप्रूव हो जाएगा, जी सर, है ना। अगर जी अगर हम ये प्रूव हो जाए कि H1 की अनिल जी घर पे हैं, तो ये तो सही हो सकता है, लेकिन ये गलत हो जाएगी। जी तो कहने का मतलब ये है, यही हम रिसर्च में करते हैं कि दो वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल्स में हमारा, हम मान के चलते हैं कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो अब वो रिलेशनशिप मान लिया कि इस तरफ भी जा सकता है, इस तरफ भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है कि घर घर पे हो सकते हैं, घर पे नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये हम कहें कि घर, मतलब ये अगर हम ये कह दें कि ये घर ही अनिल जी का नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, नीचे वाली बात पे हम फिर बात करेंगे, ठीक है। तो H1 ये बोलता है कि दो वेरिएबल्स जो हैं, जो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, और ये होती है H1 S0। H1 होता है कि वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 रिलेटेड है। तो अगर कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये वाला अगर ये प्रूव हो जाता है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो फिर तो वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 में कोई रिलेशनशिप नहीं है। अगर ये प्रूव हो गया और हम कह रहे हैं कि इनमें दोनों में रिलेशनशिप है, तो ये बात गलत हो गई ना, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जी सर, अगर ये रिजेक्ट हो गया कि भैया ऐसा नहीं है कि इसके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये बात प्रूव हो जाएगी। तो अगर नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाती है, तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है, तो नल हाइपोथेसिस अपने आप से रिजेक्ट हो जाएगी। और हमारा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस ये होता है कि हमारे जो स्कोर्स हैं, वो यहाँ पे कहीं पे आने चाहिए, यहाँ नहीं आने चाहिए। अगर यहाँ पे आते हैं, तो हम उसे रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो सिर्फ 2.5% पॉपुलेशन इधर की और 2.5% पॉपुलेशन इधर की, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। तो अगर नल हाइपोथेसिस का स्कोर कहीं यहाँ पे या यहाँ पे आता है, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। साइकोलॉजी और सोशल साइंसेज में हम 95% एक्यूरेसी के साथ में ही काम करते हैं। 95% यानी 0.05 कॉन्फिडेंस लेवल या 5% कॉन्फिडेंस के साथ में अगर हम किसी चीज को कह पा रहे हैं कि हमारी नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है, देन इट्स ओके। या हम 99 या 98% के लिए नहीं काम कर रहे हैं, हम सिर्फ 5% के लिए, कि जो रिजल्ट हमारे आ रहे हैं वो 95% पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल हैं। अगर इतना हो जाता है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आ रहा है कुछ, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं आया? जी सर आया है। जी 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 जी। तो given a hypothesis H0, that is null hypothesis, and an alternative hypothesis HA या H1 लिखते हैं sometime, we make a rule which is known as decision rule, according to which we accept H1, H alternate hypothesis, that is H0, that is like null hypothesis, and we reject null hypothesis and reject null hypothesis except क्या कहते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हमारा अल्टरनेट ये H0 हम क्या कहते हैं रिजेक्ट कर देते हैं, तो ये हमारी
एक्सेप्ट हो जाती है अल्टरनेट वाली। फॉर इंस्टांस, इफ against an alternative hypothesis that the lot is not good, there are too many defective items, then we must decide the number of items to be tested and the criteria for accepting the rejecting the hypothesis. अगर तुमने सैंपल में हमारे कलेक्ट करने में कोई प्रॉब्लम आई है, ठीक से सैंपल नहीं लिया है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो पहले हमें उसको करेक्ट करना होगा। We might test 10 items in a lot, plan our decision saying that if there is a none or only one defective item among the 10, we will accept H0, we will reject H0. This sort of basis is known as decision rule. तो अगर हम ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो कैसे कलेक्ट हुआ, इसीलिए रैंडम सैम्पलिंग और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो हमने पहले बात की है ना। तो अगर डेटा डिफेक्टिव आ गया कि आपने प्रॉपरली नहीं लिया, कलेक्ट नहीं किया डेटा, सारी चीजें, तो क्या हम अपनी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो ये वो डिसीजन भी हमें लेना होता है कि कितना होगा तब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, कितना होगा तब हम जब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये था हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेसिक्स जो मैंने आपको बताए। आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो मुझसे पूछ सकते हैं। टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर अगेन बहुत वाइडली आस्क्ड क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें ये इस टॉपिक पे। तो ये मैं नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करूंगा। आपका कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सर अगर एक एग्जांपल मैं लूं कि जैसे कि मैं एक रिसर्च वर्क कर रही हूँ जिसमें पीसीओडी के साथ मैं एंजाइटी और डिप्रेशन का रिलेशनशिप देख रही हूँ। ठीक है, तो अगर पीसीओडी के साथ एंजाइटी का रिलेशनशिप है तो ये टाइप तो ये आपका टॉपिक क्या है, जरा एक बार बताओ मुझे, फिर मैं आपको बताता हूँ। मेरा टॉपिक ये है पीसीओडी के साथ एंजाइटी और डिप्रेशन का रिलेशनशिप है कि नहीं है। तो मैं हाइपोथेसिस फॉर्म ऐसे करूंगी कि नंबर 1 रिलेशनशिप है, नंबर 2 नहीं है। तो सर आप टाइप 1 आप नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस थोड़ा अगर आप बता देंगे तो। बिल्कुल बिल्कुल मैं बता दूंगा। अब आपने मुझे आपका जो आपको स्क्रीन दिख रही है अभी मैंने ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो आपने लिया, आपका टॉपिक है पीसीओडी, ठीक है। जी सर। बी नहीं, सॉरी डी, हाँ डी है ना, पीसीओडी, ठीक है। आपने पीसीओडी के क्लाइंट्स लिए जो अब देखो हर चीज मेजरेबल और प्रॉपर होनी चाहिए। तो पीसीओडी कौन डायग्नोस करेगा, सपोज गायनी डायग्नोस करेगी, ठीक है। गायनी ने डायग्नोस किया तो वहां से आपने डायग्नोस्ड केस ले लिए प्रॉपर सैंपलिंग के थ्रू, हम सैंपलिंग में नहीं जा रहे हैं, ठीक। तो पीसीओडी आपका एक चीज हो गई। दूसरा आप देखना चाहते हैं एंजाइटी या एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, और एंजाइटी क्या बोला था आपने? हाँ सर, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ठीक है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो अब आप देखना चाह रहे हैं कि पीसीओडी का इफेक्ट, पीसीओडी की क्या एंजाइटी और उससे किसी तरह से रिलेटेड है? जी सर। तो आप किसका इफेक्ट देख रहे हैं? पीसीओडी का। जी सर। पीसीओडी आपका क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जी सर। है ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल आईवी हो जाएगा, आप इसको बोल सकते हैं, है ना। ठीक है, क्योंकि पीसीओडी आप क्रिएट तो कर नहीं सकते। पीसीओडी यू कैन जस्ट फाइंड दोस केसेस एंड उसको एंजाइटी है या नहीं है वो हम देख सकते हैं। तो पीसीओडी का एंजाइटी, तो ये आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब एक तो हमारी जो अगर बनेगी H0 यानी नल हाइपोथेसिस, इसमें बनेगी कि देयर इज नो रिलेशनशिप, है ना, बिटवीन पीसीओडी एंड एंजाइटी एमंग जो भी पॉपुलेशन आप ले गए, यंग वुमेन और टीनेजर्स, जो भी लेना है आपको, है ना। यंग वुमेन, ये आपकी H1 हो गई, H0 हो गई, ठीक है जी। ये हो गई आपकी नल हाइपोथेसिस। H1 क्या बनेगी, है ना? हाँ सर।
H1 क्या बन सकती है? There is a H1 आपकी relationship. बनेगी कि भाई There is देयर इज, a relationship. हाँ देयर इज आप लिखेंगे, There is a relationship between. हाँ तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना, जी सर। बिटवीन पीसीओडी एंड एंजाइटी। पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब क्या हुआ? पीसीओडी अगर है ना, तो एंजाइटी भी है। अगर मान लिया सर एक्सक्यूज मी सर, जो H0 में हम नेगेटिव कोरिलेशन लिख सकते हैं सर? नहीं नेगेटिव भी नहीं लेंगे, पॉजिटिव, ये किसी भी डायरेक्ट कुछ भी है, हम ये कह के चलते हैं देयर इज नो रिलेशनशिप। ओके सर, ओके। हम यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं कि पीसी देयर इज, मतलब अगर कुछ ऐसा चीज है, मतलब ऐसा नहीं है कि विदाउट किसी कॉन्टेक्स्ट लेंगे, क्योंकि पीसीओडी इज रिलेटेड टू एंजाइटी एंड स्ट्रेस, तो जो भी हमने रिसर्च किया उसी के बेस पे हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कह देंगे कि जिनको पीसीओडी होगा तो उनको एंजाइटी होगी ही नहीं, ये नहीं लिख सकते हम, ये नेगेटिव। बट अगर ऐसा टॉपिक है तो वो भी हमारी अल्टरनेटिव यानी H1 H2 हो जाएगी वो। अब मान लिया कि इन्होंने 2 लिए होते, एंजाइटी एंड डिप्रेशन दोनों लिया है, तो हम यहाँ पे अगली हाइपोथेसिस बना देते कि देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पीसीओडी एंड क्या कहते हैं, डिप्रेशन, है ना, एमंग यंग वुमेन। ठीक है, जो भी हमने यंग वुमेन का क्राइटेरिया लिया है वो हमारा रहेगा। दूसरा ये हो सकता है ना, क्या कहते हैं, H3 भी बन सकती है, और भी हाइपोथेसिस बन सकती हैं, आप बना हो सकता है आपके पास। ठीक है, कि हमने ये बना लिया कि क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं, देयर इज लाइक दोनों चीज दे सकते हैं। कोरिलेशन नेगेटिव तो हो ही गया ये यहाँ पे, नेगेटिव सर नहीं लेंगे ना, नेगेटिव हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि पीसीओडी इज रिलेटेड टू स्ट्रेस एंजाइटी एंड वो, और ये हमारा रिसर्च प्रूवन है ना, रिसर्च में भी आता है जो डिफरेंट स्टडीज हुई हैं। हम ये नहीं, नेगेटिव का मतलब ये हो गया कि भाई नेगेटिव कोरिलेशन है कि यानी पीसीओडी बढ़ेगा तो एंजाइटी कम होगी, तो दैट डजंट गो विद आवर लाइक रिसर्च एंड व्हाटएवर वी हैव डन। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को लेके हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं। तो अगर ये प्रूव हो जाता है हमारे उसमें रिसर्च में कि इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो ये रिजेक्ट हो जाएंगी और ये एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन अगर हम ये रिजेक्ट हो जाती है तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी, ये एक्सेप्ट हो जाएगी। जी सर, ठीक है ना, आया समझ में? बाकी लोगों को भी समझ में आया, नहीं आया? यस सर, क्योंकि ये आपको करना पड़ेगा फाइनल, जो अभी आप ईयर में करेंगे, तो ये आपको ये चीजें आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने पीएचडी अगर कर रखी है तो उनको पता है कि कैसे होता है, जिन्होंने नहीं किया हुआ है तो उनको अगर करना चाहते हैं, डिसर्टेशन करेंगे, तो ये सारी चीजें आएंगी आपके। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं सर। नो सर। चलिए ठीक है, ओके। सो कल हम लोग सेम टाइम पे मिलते हैं, है ना? जी सर। और पुरानी कुछ क्लासेस जैसे मैंने बोला है यूट्यूब पे पड़ी हैं मेरे, तो वहां से आप देख सकते हैं, सो दैट कंटिन्यूएशन में रहेंगे तो ठीक रहेगा, आपको समझ में आएंगे। अगर नहीं है, कोई क्लास अटेंड नहीं की है, तो उसका भी मुझे आप बता सकते। जी सर, जरूर सर। ओके सर, थैंक यू सर। नोट्स भेजेंगे सर आप? हेलो, हाँ, मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं भेजूंगा। ओके सर। चलिए ठीक।